और चलिए 25 खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। चीफ जस्टिस ने फिर से लगाई फटकार, कहा मुद्दों को मत भटकाएं, पाबंदी के बाद भी क्यों जले पटाखे। पीठासन अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी बोले, स्वस्थ बहस के लिए सरकार हमेशा तैयार, एकता अखंडता के खिलाफ आवाज से सावधान रहने की जरूरत। श्रद्धालुओं के लिए आज से खुला करतारपुर कॉरिडोर। कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके तीर्थयात्रियों को ही जाने की इजाजत है। हवाई यात्रियों के लिए राहत, अब सभी फ्लाइट्स में मिलेगा खाना, अखबार, मैगजीन आदि की सुविधाओं की भी छूट दी गई। भारतीय रेलवे ने जनरल कोच को एसी में तब्दील करने पर काम शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में कम खर्च में मिलेगा आरामदायक सफर। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आज से जापानी स्टाइल के पॉड रिटायरिंग रूम की सुविधा भी प्रदान की गई है। और चलिए शुरुआत करते हैं। शगुफ्ता अदिति आपको दिखाते हैं लंच टाइम में आज आपके लिए क्या क्या खास है। आज सुहाने सफर की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। रेलवे ने मुसाफिरों को सहूलियत की एक नई सौगात दी है और लंबी दूरी के सफर में अब सामान्य कोच भी एसी की सुविधा के साथ लैस होंगे। और यही नहीं, आने वाले वक्त में रेल टिकट भी 15% तक सस्ता हो सकता है। पटरियों पर दौड़ती ट्रेन अब सहूलियत भरे सफर की नई सौगात लेकर आ रही है। ये आरामदायक सफर अब मुसाफिरों की जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। लंबी दूरी की यात्रा में हर मुसाफिर को अब एयर कंडीशन कोच में सफर का मौका मिलने जा रहा है। रेल मंत्रालय ने लंबे सफर की ट्रेनों में जनरल कोच को भी एयर कंडीशन बनाने की तैयारी कर ली है। नए इकोनॉमी एसी कोच पटरियों पर आधुनिक तकनीक से कदमताल करते हुए 180 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकते हैं। अब यही रफ्तार और एसी की सुविधा सेकंड क्लास जनरल कोच में भी मिलेगी। नए कोच में 100 से ज्यादा मुसाफिरों के बैठने की जगह है। क्षमता बढ़ने से इन कोच का सफर सस्ता होगा। इससे उन मुसाफिरों को खासी सहूलियत मिलेगी जो एसी की महंगी टिकट खरीदने से कतराते हैं। रिजर्व सीटों वाले कोच सेंसर युक्त ऑटोमेटिक दरवाजों से भी लैस होंगे। हाल ही में रेलवे ने इकोनॉमी क्लास में 3 टियर एसी की सुविधा वाली यात्रा शुरू की थी। अब इस सुविधा का दायरा जनरल क्लास तक बढ़ाया जा रहा है, यानी अब जनरल क्लास में भी टिकट रिजर्व कराकर एसी का सफर किया जा सकेगा। एक अच्छी खबर ये भी है कि आने वाले दिनों में रेलवे का सफर मुसाफिरों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। रेलवे अब स्पेशल ट्रेन की योजना को छोड़कर अपनी सेवाओं को प्री कोविड स्तर पर लाने के लिए तैयार है। कोरोना के कहर के बाद रेलवे ने अपनी सामान्य सेवाओं को बंद कर दिया था। मुसाफिरों की सुविधा के लिए कुछ दिनों बाद स्पेशल और हॉलिडे स्पेशल्स के नाम से ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन इन ट्रेनों के टिकट सामान्य ट्रेनों के मुकाबले ज्यादा महंगे थे। अब रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क को लेटर भेजकर कहा है कि अब सभी ट्रेन प्री कोविड किराए के हिसाब से चलेंगी। रेल सेवा सामान्य होने के बाद अनुमान है कि रेल किराए में करीब 15% तक की कटौती होगी। अभी जो सरकार ने किया काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि कोविड के चक्कर में सब अपने अपने घर पे बंद हो चुके थे, तो अब सारी ट्रेनें चल रही हैं, काफी अच्छे से चल रही है, फेयर भी कम हो चुका है, तो जनता को काफी ज्यादा हेल्प मिला है अपने घर इजिली जाने आने में। आम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है ये बात, क्योंकि प्राइवेट ट्रेन जितनी भी चल रही थी उसमें एक तो फेयर ज्यादा था, ठीक है, तो अगर अभी फिर से पुरानी ट्रेनें जैसे सामान्य ट्रेन अगर चलने लगेंगी तो डेफिनेटली लोगों के पॉकेट पे असर कम पड़ेगा। कोविड प्रोटोकॉल तो अभी जारी रहना चाहिए, क्योंकि अभी जब तक पूरी तरीके से कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं हो जाता और मल्टीपल वेव्स आने की थोड़ी चांसेस हैं, तो अभी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ही जर्नी करना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान रेलवे पर भी गहरी चोट लगी थी, लेकिन अब कोरोना की रफ्तार थमने के साथ ही रेल मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो रहा है।
इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान 118 करोड़ यात्रियों ने ट्रेन में सफर किया है, जबकि अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान केवल 7 करोड़ लोगों ने ही ट्रेन में सफर किया था। मुसाफिरों की संख्या बढ़ने से रेलवे की आमदनी भी बढ़ी है। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल सितंबर के दौरान रेलवे को करीब 15,500 करोड़ की आमदनी हुई, जबकि अप्रैल सितंबर 2020 में रेलवे का रेवेन्यू महज 1,250 करोड़ रुपए था। आमदनी बढ़ने से ही रेलवे अब मुसाफिरों तक नई सुविधाएं पहुंचाने को तैयार है। रेलवे के नए आदेश के बाद करीब 1700 ट्रेनें पहले की तरह सामान्य तरीके से चलेंगी, यानी आने वाले वक्त में रेल मुसाफिरों को एक साथ कई सौगात मिलने जा रही हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, अगर आप भी रेलवे का सफ़र करते हैं तो आपके सफ़र को सुहाना बनाने की पूरी जिम्मेदारी रेलवेज ने ले ली है। एक तो टिकट सस्ता होगा और साथ ही साथ एसी की सुविधा, तो आपका सफ़र तो सुहाना होगा ही। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो आगे ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। रेल मुसाफिरों को सहूलियत सिर्फ यात्रा के दौरान ही नहीं मिलने वाली, बल्कि रेलवे स्टेशन भी अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाले हैं। आज से मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पॉड होटल की शुरुआत भी हो रही है। हाईटेक होता जा रहा है रेलवे का सफर। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हो रहे हैं रेलवे स्टेशन। मुंबई रेलवे स्टेशन पर मिलेगी पॉड होटल की सुविधा। रेल के सफर को अब आधुनिक तकनीक का साथ मिल चुका है। सहूलियत भरे कोच के साथ साथ रेलवे स्टेशनों की सूरत भी बदलती जा रही है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हबीबगंज में एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की शुरुआत की है। ये रेलवे स्टेशन सुविधाओं के लिहाज से किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। इससे पहले गांधीनगर में भी एक अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस सिलसिले में नई कड़ी को जोड़ा है मुंबई के रेलवे स्टेशन ने। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने पहले पॉड होटल की शुरुआत की है। लंबे सफर के बाद किसी भी मुसाफिर के लिए ये पॉड होटल थकान दूर करने का सबसे बेहतरीन जरिया बनेंगे। ये पॉड होटल बड़ी ही किफायती दरों पर सभी सुविधाओं से लैस होंगे। मुंबई सेंट्रल स्टेशन की पहली मंजिल पर बना है पॉड होटल। पॉड होटल में कैप्सूल के आकार में बेड की सुविधा होती है। होटल में 48 पॉड कैप्सूल मौजूद हैं। 12 घंटे के लिए एक पॉड का किराया 999 रुपए है। 24 घंटे के लिए एक पॉड का किराया 1999 रुपए होगा। 12 घंटे के लिए प्राइवेट पॉड 1249 रुपए और 24 घंटे के लिए प्राइवेट पॉड 2499 रुपए में मिलेगा। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग पॉड की सुविधा भी मौजूद रहेगी। इन पॉड होटलों में वॉशरूम, शावर, एसी, लगेज रूम और मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी मौजूद होगी। मुसाफिरों को टीवी और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो श्री गुप्ता, देश के रेलवे स्टेशंस को जो है अब सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। हम 2 दिन पहले भी बता रहे थे आपको कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम तो बदल ही दिया गया है, साथ में वहां पर भी बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। एयर कंडीशन है, वेटिंग लाउंज है और अब मुंबई के इस रेलवे स्टेशन पे पॉड बना दिया गया है जो वाकई ट्रैवल करने वालों के लिए। अब देखो, एयरपोर्ट से कम नहीं है हमारे रेलवे स्टेशन। पूरी लग्जरी प्रदान करने की कोशिश कर रही है हमारी सरकार, तो आप भी इसका लुत्फ आसानी से उठा सकते हैं। और चलिए बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जल्द ही नई सस्ती एयरलाइंस शुरू करने वाले हैं। ये खबर तो काफी अरसा से चर्चा में है, आपको याद भी होगा। लेकिन नई खबर इसमें यह है कि आकाशा एयरलाइंस ने ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी बोइंग को 72 मैक्स 737 हवाई जहाज का ऑर्डर दे दिया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2022 से आकाशा अपनी उड़ान शुरू कर देगा। कोरोना की वजह से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हर सेक्टर को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब हर सेक्टर अपने पुराने रूप में जोरदार वापसी कर रहा है। आज से भारत में भी उड्डयन क्षेत्र में कई सुविधाएं दोबारा से बहाल हो रही हैं। मसलन सिविल एविएशन मंत्रालय ने आज से विमानों में खाना मुहैया कराने की इजाजत दे दी है। यही नहीं, यात्रियों को मैगजीन और अखबार भी उपलब्ध कराया जाएगा। नई शुरुआतों के बीच देश में बेहद सस्ते घरेलू उड़ानों की उम्मीदों को नया पंख लगने का भी शुभारंभ हो गया है। हिंदुस्तान में लॉन्च से पहले ही चर्चा में आने वाली आकाशा एयरलाइंस अब जल्द ही आसमान की हकीकत बनने वाली है। दरअसल आकाशा ने बोइंग कंपनी को 72 पैसेंजर विमानों का ऑर्डर दिया है, जिससे ये उम्मीद बढ़ गई है कि 2022 की गर्मियों तक आकाशा एयरलाइंस की उड़ान शुरू हो जाएगी। बोइंग के साथ SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने डील की है, जो आकाशा एयर के नाम से उड़ान भरेगी। इन 72 विमानों की कीमत करीब $9 अरब है।
ऑर्डर में 737 मैक्स फैमिली के 2 वेरिएंट्स प्लेन शामिल हैं, जिनमें 737-8 और हाई कैपेसिटी वाले 737-8-200 हैं। बोइंग 737 मैक्स प्लेन पर्यावरण के भी अनुकूल हैं। कंपनी का कहना है कि कम लागत में उसे बेहतर विमान मिलेंगे। आकाशा कंपनी का मानना है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है। भारत में हवाई यात्रा क्षेत्र में तेज ग्रोथ की संभावना है। आकाशा एयरलाइंस का लक्ष्य लोगों को सस्ती हवाई सेवाएं उपलब्ध कराना है। आकाशा कंपनी के पास 737 मैक्स विमान होने से वो भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकेगी। शेयर बाजार के बड़े खिलाड़ी और मशहूर निवेशक राकेश झुनझुनवाला इस एयरलाइन के प्रमोटर हैं और इस एयरलाइंस में उनका करीब 40% का हिस्सा होगा। पहले ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय से आकाशा एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। 2022 के मध्य तक आकाशा की उड़ान शुरू हो जाने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ एयर इंडिया को टाटा सन्स के हवाले कर दिया गया है, जिससे एविएशन सेक्टर में प्रतियोगिता तेज होने की संभावना है, जिसका सीधा फायदा आम जनता को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, भारतीय एविएशन सेक्टर की अगर उड़ान की बात करें तो इसमें विकास की ये नई तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ, और अब आगे बढ़ते हैं। सिखों के सबसे पूजनीय तीर्थ स्थल तक जाने के लिए करतारपुर साहिब गलियारा अब खुल चुका है। श्रद्धालु अब करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के एक बार फिर से दर्शन कर पाएंगे, लेकिन इस बार दर्शन के लिए उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल से गुजरना होगा। इस सफर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता पौलमी साहा। ठीक 2 साल पहले नवंबर 2019 में हमने यही करतारपुर कॉरिडोर लिया था और हम पहुंचे थे गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान में। तब ये करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था उस साल 9 नवंबर 2019 को। इंडियन साइड पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और पाकिस्तानी साइड पर इमरान खान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सिख जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये मौका था, बहुत ही हिस्टोरिक और ऐतिहासिक एक मौका था। और उसके बाद बस कुछ ही महीनों बाद कोविड के चलते ये करतारपुर कॉरिडोर जो है, जो बना था, ये बंद हो गया था। आज ये कॉरिडोर दोबारा से खुला है। वैसे तो इस वक्त इस हाईवे पर, इस कॉरिडोर पर काफी सारे लोग नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अब खुलेगा और पहला जो जत्था है वो पंजाब कैबिनेट का होगा। कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने पंजाब कैबिनेट कलीग्स के साथ करतारपुर साहिब जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे इसी कॉरिडोर से होते हुए। और उसके बाद जो है, जो श्रद्धालु जो इस मौके का इंतजार कर रहे थे, कई महीनों से वो इस मौके का इंतजार कर रहे थे, वो भी जा सकेंगे करतारपुर साहिब पाकिस्तान में, जहां पर गुरुद्वारा दरबार साहिब है, जो कि फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है गुरु नानक देव जी का। प्रकाश उत्सव से पहले, कुछ दिन पहले ही इसका अब जो है रीओपनिंग हो चुका है। और यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से होते हुए आपको जाना है दूसरी तरफ और बॉर्डर से आगे 4.5 किलोमीटर आगे पाकिस्तान के अंदर गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान है। इस वक्त कुछ श्रद्धालु भी हैं जो इस वक्त जा रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए गुरुद्वारे करतारपुर साहिब की ओर। सर, आपको परमिशन मिल गई है? हाँ, डेफिनेटली मिल गई है, 100% मिल गई है। वी आर ऑन द लिस्ट। वी आर ऑन द लिस्ट। यू सेइंग आपको रजिस्ट्रेशन आपने कब की थी? कल की थी, लगभग 12 बजे की थी। तो हमें सब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अच्छा। और हमें अप्लाई किया था और हमें वी आर गोइंग नाउ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है। हमारी ये फीलिंग है कि हमें जो अच्छी लग रही है। इनका कहना है कि इनके लिए बहुत बड़ा मौका है कि ये गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की ओर इस वक्त जा रहे हैं। ये है इंटीग्रेटेड कॉरिडोर। जो ये कॉरिडोर है और जो चेक पोस्ट है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, वो सफेद बिल्डिंग जो है पीछे, वहां पर से ये गुजरते हुए प्रोसेसेस, पेपर वर्क क्लियर करते हुए, जो कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वीजा फ्री ट्रैवल है, सिर्फ उनको पासपोर्ट दिखाना है, लिस्ट आ चुकी होगी, नाम इनका क्लियर
कर दिया जाएगा। इनसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, नेगेटिव RT-PCR दोबारा एक बार चेक होगा और उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ लोग जिनको स्पेशल परमिशन मिल चुकी है वो जाना शुरू कर सकते हैं, और ऐसे कुछ लोग जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया था पर क्योंकि अचानक से 16 मार्च 2020 को रोक लगा दी गई, करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया गया, अगर वो क्लियर कर चुके हैं, वेरिफिकेशन हो चुका है, तो उनको इस बार प्रायोरिटी मिलेगी और वो आगे की ओर जा सकेंगे। तो सिख श्रद्धालुओं के लिए और वैसे ही जो गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है, उनके लिए ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि नवंबर 2019 में ये खुला था और उसके 4 महीने बाद ही इस पर रोक लगा दी गई थी कोविड के चलते। 20 महीने बाद, लगभग 20 महीने बाद दोबारा से करतारपुर कॉरिडोर खुला है। तो करतारपुर कॉरिडोर के द्वार अब खुल गए हैं और हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सामान्य हालातों का अब एक हिस्सा जो है वो वैक्सीनेशन भी है। तो इंश्योर कीजिए कि आप वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, और अगर आप करतारपुर गुरुद्वारा जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, है ना? जी बिल्कुल सही कहा। और देखिए, सफ़र की बात करते हैं। सफ़र अगर आप ट्रैवल करने जाना चाहते हैं, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो घूमने फिरने का मज़ा दोगुना हो जाता है ना। देखिए, सर्दियों की शुरुआत होते ही हिल स्टेशंस पर बर्फबारी देखने वालों की भीड़ बढ़ गई है और पहाड़ों की शुद्ध हवा और खूबसूरत नज़ारे सैलानियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। न स्मॉग का संकट, न ही सांस लेने में दिक्कत। सबको लुभाने वाला है ये नीला नीला आसमान, हरे भरे पहाड़। ये तस्वीरें शिमला की हैं। यहाँ का खुशनुमा माहौल और बेहद साफ आबो हवा दूर दूर से सैलानियों को अपनी ओर बुला रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों शिमला की सड़कें सैलानियों से गुलजार हैं। मॉल रोड पर लोगों की भीड़ लगी है, वो मौसम का पूरा मजा ले रहे हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बहुत हो रहा है और लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो गई है, पर शिमला में आके थोड़ा डिफरेंस लगा और यहाँ का वेदर थोड़ा अच्छा है, तो अच्छा है शिमला में आकर। दरअसल दिल्ली और चंडीगढ़ समेत तमाम मैदानी इलाकों में फैले प्रदूषण से बचने के लिए भारी तादाद में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले हिमाचल में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी बेहतर है, लिहाजा लोग हिमाचल में शिमला समेत और दूसरी जगहों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे आके काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। पोल्यूशन का है, मोहाली और चंडीगढ़ एरिया में थोड़ा सा कम पोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, और लेकिन यहाँ शिमला में वेदर बहुत बढ़िया, पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है, तो कंपैरेटिवली मोहाली के तो बहुत कम है यहाँ। हिमाचल में प्रदूषण नहीं के बराबर होने की वजह ये है कि यहाँ जंगल ज्यादा हैं, उद्योग धंधे कम हैं, साथ ही पराली की भी समस्या नहीं है। इसके अलावा गाड़ियों की संख्या भी पड़ोसी राज्यों के मुकाबले कम है। यही वजह है कि शिमला समेत हिमाचल के और सभी हिल स्टेशन पर इन दिनों सैलानियों की आवक बढ़ गई है। दूसरे राज्यों से हिमाचल पहुंच रहे लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। शिमला में तो 18 नवंबर के बाद कई होटलों में बुकिंग फुल है। लोगों का कहना है कि वो कुछ दिन शिमला में राहत की सांस लेने आए हैं, जो शायद दिल्ली और दूसरे शहरों में मिलनी मुश्किल है। विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, गुड न्यूज टुडे। और अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपका भी मन करेगा कि फटाफट बैग पैक करें और निकल पड़े जंगल सफारी पर। यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए खोल दिया गया है और पहले ही दिन खासी तादाद में सैलानी वहां पहुंच गए। सिर्फ पीलीभीत ही नहीं बल्कि जिम कॉर्बेट में भी सैलानियों का स्वागत दिल खोल कर किया गया है। जिम कॉर्बेट के डिकाला जोन को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। चारों तरफ खूबसूरत नजारे, जंगल वाला रोमांच और पिकनिक स्पॉट जैसी फीलिंग। ये तस्वीरें पीलीभीत टाइगर रिजर्व की हैं,
जो सैलानियों से फिर गुलजार हो चुका है। टाइगर रिजर्व के 7वें पर्यटन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही दिन यहां खासी तादाद में सैलानी पहुंचे। सैलानियों के स्वागत के बाद उन्हें ओपन जिप्सी में बिठाकर जंगल सफारी के लिए रवाना किया गया। पूरे जोर शोर से ये खोला गया है। सभी पब्लिक को, यहाँ के आसपास की जनता को इसका इंतजार था कि ये खुले और पर्यटक यहाँ पे आए। आज जो पर्यटकों की संख्या है और जो उनका उत्साह है, उसको देखकर लगता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को जितनी महत्ता और जितनी पॉपुलैरिटी मिलना चाहिए उतनी इसको मिल रही है। टाइगर रिजर्व का चुका पिकनिक स्पॉट बेहद मशहूर है। चुका पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते ही सैलानियों के चेहरे खिल गए। सबके दिल में एक ही ख्वाहिश नजर आई, इन खूबसूरत नजारों और तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद कर लें। चुका पिकनिक स्पॉट की ये तस्वीरें देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा ये सैलानियों के बीच मशहूर क्यों हैं। यहाँ पर ट्री हट है। चुका पिकनिक स्पॉट पर पहुंचने के बाद हर कोई इस ट्री हट पर जाना चाहता है। ट्री हट से बेहद सुंदर नजारा दिखाई पड़ता है। वाटर हट और बैम्बू हट भी लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। चुका पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर आपको गोवा वाली फीलिंग आएगी। आपको लगेगा आप किसी सी बीच पर हैं। बहुत अच्छा लगा और पूरे रास्ते हम प्रकृति मतलब सब कुछ देखते हुए आए हैं, जानवर देखे, हिरन, और हम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रकृति से जुड़ें, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। काफ़ी अच्छा है, ये हट वगैरह बहुत अच्छी है, टी हाउस बनाया है और पानी है काफ़ी, और इसको चूका स्पॉट जो है इसको मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी अच्छी जगह है ये। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल अलग है। सामने बिल्कुल डैम है जो कि गोवा की तरह नज़र आ रहा है। इसके मेरे पीछे हटें हैं, सामने वाटर हट है, पीछे ट्री हट है। तो यहाँ जंगल की खूबसूरती, नेचुरली प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण यहाँ अपने आप में एक अद्भुत बिल्कुल है ये। और यहाँ पर कई वन्यजीव भी मैंने देखे हैं। पिकनिक वाला एहसास लेने के बाद आप जिप्सी में जंगल सफारी पर निकल सकते हैं। जंगल सफारी जाने वाला हर शख्स टाइगर का दीदार कर रोमांचित होना चाहता है। पीलीभीत में घूमने वाले टाइगर की तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, लेकिन सफारी पर निकले लोग यहाँ मौजूद टाइगर का दीदार करना चाहते हैं। इस टाइगर रिजर्व में अन्य वन्य जीवों के अलावा 65 से 70 टाइगर मौजूद हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भारी बरसात के कारण 15 दिन देर से खोला गया, लेकिन पहले दिन जिस तादाद में लोग आए हैं उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देश विदेश से खासी तादाद में यहां सैलानी पहुंचेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आने के लिए आपको यूपी पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। जंगल सफारी के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन भी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बरसात के मौसम में 15 जून को इस जोन को बंद कर दिया जाता है और 15 नवंबर को खोला जाता है। दरवाजे खुले तो सैलानी भी पहुंचे और उनका आना तब सफल हो गया जब उन्हें जंगल में टहलते हुए टाइगर नजर आए। इस नजारे ने सभी सैलानियों को रोमांच से भर दिया। वी आर एक्साइटेड कि हमें टाइगर यहाँ देखने को मिले, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ पर सब कहते हैं कि टाइगर आपको दिखेगा। सो वी आर एक्साइटेड वेरी। हमारा कोविड के बाद पहला ट्रिप बहुत ही अच्छा जाएगा और खूब एनिमल्स देखने को मिलेंगे और इसके बाद बार बार यहाँ आने का मन करेगा। प्राकृतिक सौंदर्य और जंगल का रोमांच टाइगर रिजर्व में ये दोनों एक साथ मिलते हैं, लिहाजा जंगल सफारी सैलानियों को जोश से भर देती है। पीलीभीत हो या जिम कॉर्बेट, सैलानियों का स्वागत दिल खोल कर किया गया, लेकिन कोरोना से जुड़ी सावधानियों के साथ। रामनगर से राहुल सिंह धर्मवाल के साथ सौरभ पांडे, पीलीभीत, गुड न्यूज टुडे। वन्य जीवों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें जूनागढ़ से सामने आई हैं। जूनागढ़ के चिड़ियाघर में एक साथ 5 शावकों ने जन्म लिया और इन नए मेहमानों की सेवा में पूरा प्रशासन चिड़ियाघर से जुड़ा हुआ जुट गया है। जूनागढ़ के सकरबाग चिड़ियाघर से आई है खुशखबरी। एशियाटिक शेरों के लिए मशहूर इस चिड़ियाघर में एक शेरनी ने एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है।
पांचों शावक अपनी मां के साथ चिड़ियाघर के माहौल में रचने बसने की कोशिश कर रहे हैं और शेरनी भी अपने नन्हे बच्चों के साथ खेलने और उनकी देखभाल करने में मशगूल है। चिड़ियाघर के अधिकारी सीसीटीवी के जरिए लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके लिए जू प्रशासन ने वेटरनरी डॉक्टर्स का टीम एक तैनात किया हुआ है उसके मॉनिटरिंग के लिए। उसके अलावा उसके जो कीपर्स है वो भी वहाँ का मतलब पूरा ध्यान रख रहे हैं और जो लायनेस है बच्चों के साथ उसको कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस हो और वो कम से कम डिस्टर्ब हो, इसके लिए एक आइसोलेशन चैम्बर उसको प्रोवाइड किया गया है, जिसके तहत वहाँ पे सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिससे हम उसको 24/7 मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आमतौर पर एक शेरनी एक साथ 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन ये पहला मौका है जब D9 नाम की शेरनी ने यहाँ एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया है। सिर्फ इसी साल यहाँ 19 शावक पैदा हुए हैं। इसके लिए यहाँ के माहौल को माकूल बताया जा रहा है। एक्चुअली यहाँ का रीजन है और जो टेरेन है उसका फ्लैगशिप स्पीसीज बोला जाता है जो एशियाटिक लायन है और भारत के से अलावा पूरे एशिया में ये लायन कहीं पे पाया नहीं जाता। तो ऑब्वियसली ये जो एडापिक फैक्टर है वो हमें बहुत फ़ायदेमंद है और यहाँ के लिए जो बेस्ट लोकेशन है वो सक्करबाग जू है और उसको इसी वजह से CZA के तहत एपेक्स जू बना गया है एशियाटिक लायन ब्रीडिंग सेंटर के लिए। लगातार शेरों की तादाद बढ़ने से सक्करबाग चिड़ियाघर के कर्मचारी भी खुश हैं। उनकी कोशिश है कि नवजात शावकों की बेहतरीन परवरिश हो सके ताकि यहाँ लगातार शेरों की तादाद बढ़ती रहे। सैलानियों के लिए यहाँ मौजूद शेरनियाँ और शावक आकर्षण का खास केंद्र बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की राजधानी को सेहतमंद सांसें देने के लिए सरकार एक्शन में है। दिल्ली NCR में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। बच्चे अगले आदेश तक अब ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे। साथ ही दिल्ली में ट्रकों की आवाजाही रोक दी गई है। कोशिश यही है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वालों की सांसों का सुकून उन्हें वापस मिल सके। दिल्ली NCR में प्रदूषण के हालात पर मंगलवार को बुलाई गई इमरजेंसी बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए गए। इसके बाद हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने वाली समिति ने प्रदूषण में कमी लाने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। दिल्ली और आसपास के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं अगले आदेश तक बंद रखने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि NCR के सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के 50% कर्मचारी घर से काम करें। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री 21 नवंबर तक बंद रहे। सिर्फ अति आवश्यक सामान लाने वाले ट्रकों को ही एंट्री मिलेगी। दिल्ली में ज्यादा CNG बसें चलाने का भी आदेश दिया गया है। दिल्ली NCR में 21 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। हालांकि राष्ट्रीय महत्व के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। स्कूल, कॉलेज बंद रखने को छोड़कर बाकी निर्देश 5 दिन के लिए दिए गए हैं। उम्मीद है कि इस स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अगर इन कदमों के नतीजे बेहतर नहीं रहे तो आगे और सख्ती पर विचार हो सकता है। वैसे दिल्ली की आबोहवा को साफ करने के लिए कुछ कदम तो पहले ही उठाए गए थे। राजधानी में एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। खुले में आग जलाने पर रोक लगी हुई है और इसकी निगरानी की जा रही है। गाड़ियों से प्रदूषण में कमी लाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान 15 दिन और बढ़ाया जा रहा है। इन उपायों के बावजूद हालात नाजुक होते देख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नए सिरे से प्लान मांगा और नए कदम उठाने की जरूरत महसूस की। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट को नए उपायों की जानकारी देगी। साथ ही साथ प्रदूषण की स्थिति पर निगरानी भी रखी जाएगी। अगर हालात नहीं सुधरे तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाने पर भी फैसला हो सकता है। मिलन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। अब कोरोना से राहत की एक और बड़ी खबर। मर्क के बाद अब फाइजर कंपनी ने भी 95 देशों में कोरोना से बचाव के लिए टैबलेट बनाने का फ्री लाइसेंस देने का फैसला किया है। इसके लिए फाइजर ने UN से जुड़ी संस्था मेडिसिन पेटेंट पूल से करार भी किया है। कोरोना के इलाज का सस्ता और सुविधाजनक उपाय लोगों को मिलने जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब सिर्फ चंद टैबलेट की डोज कोरोना का सफाया कर देगी। दुनिया भर में लोगों को महामारी से बचाव के लिए बार बार वैक्सीन लेने से छुटकारा मिल जाएगा। खर्च भी घटेगा और परेशानी भी कम होगी।
ये इसलिए मुमकिन होने वाला है क्योंकि मशहूर दवा कंपनी फाइजर ने एक बड़ा फैसला किया है। फाइजर अब दुनिया के 95 देशों में लाइसेंस फी के बगैर अपनी कोरोना टैबलेट बनाने की इजाजत देने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने जेनेवा स्थित मेडिसिन पेटेंट पूल के साथ समझौता किया है। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन हासिल है। इसके जरिए विश्व में जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियों को फाइजर की कोरोना टैबलेट बनाने का मौका मिलेगा। We're extremely pleased to have another weapon in our armory to protect people from the ravages of COVID-19. आपके जहन में अब ये सवाल होगा कि आखिर कोरोना के इलाज के लिए फाइजर की रामबाण टैबलेट कब बाजार में आ रही है और कोरोना से जंग में कितनी कारगर हुई। तो आपको बता दें कि फाइजर की इस टैबलेट का नाम पैक्सलोविड है। कंपनी ने दावा किया कि क्लिनिकल ट्रायल में यह 89% असरदार पाई गई है। इसके इस्तेमाल से वयस्कों के अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम हो जाती है। कोरोना से उनकी मौत का खतरा भी कम हो जाता है। इस दवा को HIV के लिए इस्तेमाल शुदा दवा रिटोनावेर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। रिटोनावेर का जेनरिक वर्जन पहले से बाजार में मिल रहा है। मेडिसिन पेटेंट पूल से करार के बाद दुनिया की करीब 53% आबादी तक यह दवा पहुंच सकेगी। खासतौर से गरीब देशों को इसका फायदा होगा। This is a small molecule and therefore an oral drug in this particular case, which means that it's relatively easy to administer, short course of treatment, and potentially doesn't have to be that expensive to produce, and doesn't require people to go to hospital. So very suitable for low and middle income countries, which is essentially our constituency. फाइजर की टैबलेट ने कोरोना से बचाव की उम्मीदें बढ़ा दी है। कंपनी इसे गेम चेंजर करार दे चुकी है, लेकिन इसे बाजार में आने में समय लग सकता है। न तो अमेरिका और न ही ब्रिटेन की नियामक संस्थाओं ने अभी तक इसके इस्तेमाल को हरी झंडी दी है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि वो अमेरिकी संस्था FDA से जल्द इजाजत देने का अनुरोध करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी कह चुके हैं कि जैसे ही इजाजत मिल जाएगी, उनके देश में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। If authorized by the FDA, we may soon have pills that may treat the virus of those who become infected. We have already secured millions of doses, and the therapy would be another tool in our toolbox to protect people from what the worst outcomes of COVID. इससे पहले ब्रिटेन ने मर्क कंपनी की ऐसी ही टैबलेट के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। मर्क ने भी मेडिसिन पेटेंट पूल के साथ अपने टैबलेट के लिए करार किया है, ताकि 105 देशों में यह दवा मुहैया कराई जा सके। अब अमेरिका, ब्रिटेन और WHO की ओर से फाइजर की टैबलेट को भी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी देने का इंतजार है, ताकि दुनिया में जल्द से जल्द इनका इस्तेमाल शुरू हो सके और कोरोना का डर खत्म हो सके। स्नेहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, पेट भरना जरूरी है पर जायका भी तो जरूरी है। क्या मतलब इस बात का? हर बार पूछती हो ना, फिर से बताती हूँ कि इसका मतलब है वायरल वीडियो जो दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ICC T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खेल रही है अपना खेल, पर अब बारी है आपकी। खेलो गुड न्यूज टुडे पावर प्ले कॉन्टेस्ट और जीतो इनाम। इंडिया मांगे गुड न्यूज 23 अक्टूबर से शाम 6:30 बजे से सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা, ধন্যবাদ বাংলা। এক বছর ধন্যবাদ বাংলা, আজ तक বাংলা। जिंदगी में किंतु तो बहुत हैं, परंतु हर किंतु का एक जवाब होता है। दिन भर में खबरें भी बहुत हैं, परंतु हर अच्छी खबर सिर्फ यहीं पर। अच्छी खबर, सच्ची खबर, सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। देश चाहे क्रिकेट वाली स्माइल, तो हो जाइए तैयार, फिर झूमेगा इंडिया। आ गया है जश्न क्रिकेट का मौका, हम भी हैं तैयार और जीत की है पक्की तैयारी। हम लाएंगे आपके चेहरे पर क्रिकेट वाली स्माइल। इंडिया मांगे गुड न्यूज। T20 वर्ल्ड कप पर खास कवरेज शाम 6:30 बजे सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं वो वीडियोस जो इस वक्त इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं। अब देखिए, सुबह उठकर एक्सरसाइज करना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर अगर ठंड हो तो, और सर्दियों में तो सुबह उठना ऐसे लगता है कि इतनी बड़ी मुश्किल। अब एक डॉगी को भी जब सुबह उठ के एक्सरसाइज के लिए कहा गया तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। दिल आराम करने का हो और ट्रेडमिल पर दौड़ने को कहा जाए तो ये एक्सरसाइज कुछ इसी अंदाज में की जाएगी। डॉगी का ये रिएक्शन लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है। एक नन्हे जादूगर का अंदाज इंटरनेट पे खूब शेयर किया जा रहा है। इस बच्चे ने पहले हाथों में एक खीरा लिया, फिर उसे हवा में उड़ा दिया। हाथ हिलाकर उसने ये भी दिखा दिया कि खीरे से कोई धागा बंधा हुआ नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसने अपने जादू का राज भी खोल दिया। दरअसल उसने एक चम्मच की मदद से खीरे को अपने मुंह से पकड़ रखा था। एक डॉगी और तोते की ये दोस्ती देखिए जो कि लाजवाब दिखाई दे रही है। ये दोनों हर वक्त एक साथ ही रहना चाहते हैं, एक साथ ही खेलते हैं और कहीं जाना हो तो साथ में ही जाते हैं। इन दोनों की दोस्ती की ये तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। नन्हा डॉगी अपनी पीठ पर बैठाकर तोते को सफर करवा रहा है। तोता भी बड़े इत्मीनान के साथ सफर का आनंद ले रहा है। डॉगी को भी इसी काम में। एक जू में जब हिप्पो का परिवार पार्टी के लिए जुटा तो उसकी तस्वीरें वायरल हो गई। हिप्पो के इस परिवार को लोग फल खिला रहे थे और फल खाने की होड़ में हिप्पो एक दूसरे को पछाड़ने में लगे थे। बड़े से बड़ा तरबूज ये हिप्पो एक ही झटके में चट कर जाते हैं। चलिए रोबोट्स की बात करते हैं जो कि इंसानों की मदद के तमाम काम करने में लगे हैं, लेकिन इस रोबोट शेफ का अंदाज थोड़ा सा अलग है। दरअसल ये रोबोट दिखने में इंसानों जैसा ही है। ये रोबोट पूरी रफ्तार के साथ नूडल्स बना रहा है। इसके काम करने का अंदाज देखिए, बेहद लाजवाब है और इस रोबोट शेफ की तस्वीरें लोग इंटरनेट पर खूब शेयर कर रहे हैं। बोला था ना मैंने, थे ना ये एंटरटेनिंग और मज़ेदार वीडियोस, आया ना मज़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं एक मुसाफिर के लिए मसीहा बने केंद्रीय मंत्री का जज्बा।
दिल्ली से मुंबई जा रही फ्लाइट में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ का एक अनोखा रूप नजर आया। मंत्री जी सोमवार की रात दिल्ली से मुंबई जा रहे थे, तभी विमान में एक यात्री चक्कर खाकर गिर गया और वो सीट पे ही लेट गया। पेशे से सर्जन डॉक्टर कराड़ ने यात्री को फ्लाइट की इमरजेंसी किट से इंजेक्शन लगाया और ग्लूकोज दिया। पेशेंट पसीने से भीगा हुआ था और उसका बीपी लो था, तो मंत्री जी ने उसके कपड़े हटाए और छाती की मालिश की। करीब 30 मिनट बाद पैसेंजर की हालत में सुधार हुआ। उन्होंने हर मिनट पेशेंट के पैरों को ऊपर उठाने और अपनी स्थिति बदलने के लिए कहकर उसकी परेशानी को कम किया। जानकारी के मुताबिक पेशेंट की उम्र 40 साल थी, जिसे फ्लाइट के मुंबई में लैंड करने के बाद इलाज के लिए ले जाया गया। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ की इस पहल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, कांग्रेस ने भी खुलकर स्वागत किया है। मैं दिल्ली से बम्बई आ रहा था, साधारण 1:30 बजे का टाइम होगा। फ्लाइट चल रही थी बम्बई की तरफ और उसी टाइम एयर होस्टेस चला रही थी, कोई डॉक्टर है। मैं 1 नंबर सीट पे बैठा था और मैं खड़ा होगा क्या होगा बोल के, तो वो एक पेशेंट नीचे दोनों पैसेज के नीचे सोया था। मैं देखा जाके तो सब एयर होस्टेस और सब लोग खड़े थे उधर, तो वो श्वास ले रहा था लेकिन उस पूरा पसीना था। उससे इमीडिएट कपड़े निकाला और उसको हवा आई और बाद में देखा तो उसका पल्स थोड़ा वीक था, तो इमीडिएटली उसके पाँव ऊपर किए। मैं समझ गया कि उसका ब्लड प्रेशर बीपी लो हो गया, तो उसको पाँव ऊपर कहे। उसको लोग पानी पिला रहे थे, मैं पानी नहीं पिलाया, उसको ऊपर पाँव ऊपर करके थोड़ा श्वास कैसे छाती को थोड़ा मालिश करे, तो उसको श्वास तो अच्छी चल रही थी, उसकी पल्स भी आ गई। और उसके बाद उसको ग्लूकोज, ये हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोटेंशन ये दोनों चीज़ के हो सकता है, तो मैं ग्लूकोज दिया और ग्लूकोज देने के बाद आधे घंटे के बाद पेशेंट ठीक हो गया। ब्रह्म कमल का दीदार करने के लिए लोग उत्तराखंड में फूलों की घाटी जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक परिवार को उनके घर में ही इस अनोखे फूल के दर्शन हो गए। कैसे, ये जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। घर में खिला ब्रह्मकमल, पूजा अर्चना करने और आरती दिखाने में जुटे लोग। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा की हैं। इस घर में ब्रह्मकमल खिला है तो जैसे लोगों की बरसों की साथ पूरी हुई है, क्योंकि अनोखा फूल रोज रोज नहीं खिलता और जब खिलता है तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही। और ये पौधा हमारी बहन के यहाँ से मैं एक पत्ता लेके आई थी और उसको लगाया था। 5-7 साल में इतना बड़ा हुआ और ये फूल आज खिला और कल 2 खिले थे, आज 1 खिला है। कब खिलते हैं ये 9-10 बजे बाद। नहीं, कितने सालों में खिलते हैं? ये 12 साल में खिलता है, लेकिन अभी गए साल भी खिला और अभी भी खिला है। 2 साल हो गए इसको खिलते हुए। वैसे तो ब्रह्मकमल आमतौर पर उत्तराखंड में फूलों की घाटी के आसपास पाए जाते हैं, परंतु देश के अन्य इलाकों में भी कुछ लोग अपने घरों में इसका पौधा लगाते हैं, लेकिन इसे खिलते देखने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये 12 साल में खिलता है। वैसे इसका एक पत्ता लगता है, खाली पत्ता लगने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है। उसको 12 साल हो जाते हैं, उसके बाद ये खिलता है फूल। और फूल का टाइम है इसका, कली वैसे छोटी सी आती है, धीरे धीरे बड़ी होती है। इसमें करीब 15 दिन हो जाते हैं इसको। उसके बाद ये जो फूल है रात को 10 बजे या 9 बजे बाद खिलता है ये, और सुबह 5 बजे अपना आप बंद हो जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मकमल सिर्फ ब्रह्मा जी को अर्पित किया जाता है। ऐसे में इसको खिलते देखना सौभाग्य की बात मानी जाती है। देवभूमि उत्तराखंड से बहुत दूर आगर मालवा के इस घर में ये फूल खिला है तो लोगों का मानना है कि उनकी मनचाही मुराद पूरी हो गई है। प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आगर मालवा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी लिए चलती हूँ, जहाँ पर एक गांव ने अपनी तकदीर खुद लिखी है और आज से ये गांव जैकेट कैपिटल के तौर पर मशहूर हो गया है। इस गांव में बनी जैकेट्स देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानी जाती हैं। गांव के घर घर में जैकेट बनाने का काम किया जाता है और आज इस गांव ने जैकेट बनाने में महारत हासिल कर ली है।
जैकेट का कमाल कर दिया मालामाल। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी का कस्बा बदरवास है, जहां हर घर में तकदीर संवारने की फैक्ट्री लगी है। आगरा मुंबई हाईवे पर बसे इस कस्बे और आसपास के दर्जनों गांवों की गली गली में जैकेट के कारखाने हैं, जिनका दिल कटिंग और सिलाई मशीन की आवाज से धड़कता है। बदरवास की जैकेट की पूरे देश में डिमांड है। यहाँ से जैकेट देश के अलग अलग शहरों में तो जाते ही हैं, इनकी सप्लाई नेपाल तक होती है। इसी खूबी ने इस छोटे से कस्बे को जैकेट कैपिटल के तौर पर मशहूर कर दिया है। कई फैक्ट्रियां तो ऐसी हैं जिनके मालिक एक साल में कई कई करोड़ का कारोबार करते हैं। पूरे भारत में जा रही है, उसके बाद नेपाल तक जा रही है, जाकर हो जाता है करीब 2 करोड़ के करीब। इस इलाके में जैकेट का कारोबार कोई एक दिन में नहीं फैला है, लंबा वक्त लगा। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 15,000 लोग जैकेट बनाने के काम से जुड़े हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कारीगरों को ट्रेनिंग देना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं थी। लेकिन तरक्की की चाह ने ये मुश्किल भी आसान कर दी। हमने एक को प्रशिक्षण दिया तो वो गांव में 4 को प्रशिक्षित कर देता है एक व्यक्ति। तो इस तरह से प्रशिक्षण इसमें चल रहा है, एक दूसरे से चैन बन गई है। तो प्रशिक्षण अपने आप ही वो जरा 10-10, 12 साल के बच्चे तक घर में सहयोग करते हैं महिलाओं का। वक्त के साथ महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बदरवास में बनने वाले जैकेट की कीमत आपको हैरान कर देगी। यहाँ सिर्फ 80 रुपए खर्च करके भी नई जैकेट खरीदी जा सकती है। यहाँ पे 80 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की जैकेट मिलती है, और वो जो जैकेट रहती है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि ये जो कपड़ा रहता है इसका वो ब्रांडेड मिलों का ही रहता है। कपड़े का क्या रहता है कि जो 400-500 रुपए मीटर का कपड़ा रहता है वो हम ईजिली हमको तौल के भाव से सस्ते में मिल जाता है। या कोई कपड़ा जो एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं हो पाया किसी कारण से, नहीं उठाया पार्टी ने, तो वो कपड़ा फिर हम ले लेते हैं उसको कुछ दामों में कम करके। काम के फैलाव ने इस इलाके से बेरोजगारी कम की है और रोजगार की व्यवस्था सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने में मददगार साबित हुई है। यहाँ से महिलाओं को कपड़े कट के कटिंग होके मिल जाती है जी, तो वो अपने घर पे सिलती हैं। तो उसमें उनके पुरुष जो पहले दारू पीते थे या जुआ खेलते थे, तो दारू पीना कम हो गया उनका। जुआ खेलना इसलिए कम हो गया कि पुरुषों को यहाँ माल देने आना पड़ता है, कच्चा माल लेके यहाँ से जाते हैं, पक्का माल उधर से लाते हैं, और महिलाओं का भी वो सहयोग करते हैं। तो इससे काफ़ी कुछ हद तक जुआ, शराब, नशा, इसमें काफ़ी अंतर पड़ा है, और आर्थिक स्थिति लोगों की काफ़ी सुधरी है। इससे चोरी पे भी बहुत अंकुश लगा है। तरक्की की चाह मुश्किल भरी राह पर भी सफलता के फूल खिला सकती है। शिवपुरी के बदरवास कस्बे ने इसी बात को साबित कर दिया है और अपनी कामयाबी से दूसरे इलाकों के लिए भी मिसाल बन गया है। प्रमोद भार्गव, शिवपुरी, गुड न्यूज टुडे। तो लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का विचार। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसी राह बनाई उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। तो उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और देखिए, मैं हर रोज कहती हूँ, आज फिर से कहूंगी, कल एक बार फिर से तैयार रहिएगा हम दोनों के साथ लंच टाइम देखने के लिए। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।